नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं और बात हो रही है बिहार की राजनीति की। वहां पे इफ्तार की राजनीति शुरू हो गई है और इफ्तार की राजनीति क्यों और कैसे शुरू हुई? मंत्रिमंडल के विस्तार से। एक मंत्रिमंडल का गठन हुआ केंद्र में, नई मोदी सरकार बनी जिसमें जेडीयू शामिल नहीं हुई। क्यों नहीं शामिल हुई? क्योंकि उसको एक सीट मिल रही थी, वो सिंबॉलिक शामिल नहीं होना चाहती थी, वो सत्ता में बाकायदे संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी चाहती थी। बीजेपी ने इसे मना कर दिया। बदले में क्या किया नीतीश कुमार ने कि बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया, 8 मंत्री शामिल किए और वही एक ऑफर दिया बीजेपी को कि आप भी एक मंत्री अपना शामिल कर लीजिए। बीजेपी ने वहाँ पे नहीं माना। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ पे इफ्तार की सियासत शुरू हुई। सबसे पहले जेडीयू ने इफ्तार की दावत दी, उसमें हम के मुखिया जीतन राम मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और किसी जमाने में नीतीश कुमार के धुर विरोधी बने जीतन राम मांझी उस इफ्तार में शामिल हुए। इसके बाद जब जीतन राम मांझी ने इफ्तार की दावत दी तो उसमें जो है नीतीश कुमार भी शामिल हुए, उसमें राबड़ी देवी भी शामिल हुई, उसमें तेज प्रताप भी शामिल हुए, बहुत सारे नेता शामिल हुए। अब इससे वहाँ की सियासत को लेकर के अटकलबाजी, नई अटकलबाजी शुरू हो गई। क्या कि नीतीश कुमार क्या उधर जा सकते हैं क्या? इसी पे हम बातचीत करेंगे, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। और उसके बाद जब गिरिराज सिंह ने कोई कमेंट किया तो उसको लेकर के बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने उनको हल्का सा झिड़का कि ऐसी बयानबाजी से बचिए। तो क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इस पर बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी रितेश वर्मा। वो बताएंगे कि क्या है ये इफ्तार की सियासत। इफ्तार की सियासत को ऐसे समझिए कि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार और चीफ मिनिस्टर इन वेटिंग पिछले 15-20 साल से बिहार की राजनीति में सीएम इन वेटिंग सुशील कुमार मोदी पर बीजेपी के सीएम इन मेकिंग गिरिराज सिंह ने इफ्तार अटैक कर दिया है। उन्होंने एक ट्वीट किया, ट्वीट में 3-4 तस्वीरें लगाई जो रामविलास पासवान जो एलजेपी के चीफ हैं और केंद्र में मंत्री हैं, मोदी सरकार के मंत्री हैं, बिहार में एनडीए के 3rd लार्जेस्ट पार्टनर हैं, तीसरे पार्टनर हैं, 3 ही पार्टनर हैं। उनके घर न्योता था इफ्तार का, उसमें सुशील मोदी, राज्यपाल, रामविलास पासवान, ये सारे लोग शामिल हुए। उन्होंने वो तस्वीर लगाई और लिखा कि भाई ये इफ्तार में जो लोग गए हैं ये कभी नवरात्र पे फलाहार क्यों नहीं कराते, ये भी कराएं तो सुंदर तस्वीर आए। दिखावा क्यों करते हैं? दिखावा क्यों करते हैं? तो ये जो तस्वीर थी, नीतीश की इफ्तार की और भी तस्वीरें थी जिसमें सुशील मोदी नहीं थे। जेडीयू के जानबूझकर सुशील मोदी वाला जेडीयू का जो इफ्तार हुआ उसमें सुशील मोदी तो नहीं गए और बीजेपी सुशील मोदी ने भी एक इफ्तार पार्टी रखी, उसमें नीतीश कुमार नहीं गए क्योंकि वो कैबिनेट मंत्री का जो झगड़ा चल रहा है दोनों का, जो तनातनी चल रही है, लोग मजे ले रहे हैं, आरजेडी वाले मजे ले रहे हैं। तो गिरिराज सिंह ने वो तस्वीर उठाई जिस तस्वीर में नीतीश कुमार के साथ साथ सुशील मोदी ने भी टोपी पहन रखी है। और आप कमेंट देखिए उस गिरिराज सिंह के उस ट्विटर पे नीचे जो कमेंट हैं राष्ट्रवादी लोगों के और भाजपा समर्थकों के, वो कह रहे हैं कि भाई टोपी पहनने की क्या जरूरत थी। हमारे नरेंद्र मोदी जी भी अल्पसंख्यकों का सम्मान करते हैं, उनके लिए अच्छा काम करते हैं, उनके लिए ट्रिपल तलाक का कानून लाया, लेकिन टोपी नहीं पहनते। उनकी धर्म की मान्यता उनकी, हमारे धर्म की मान्यता हमारी, तो ये टोपी पहनने की क्या मजबूरी है? राजनीतिक दिखावा। तो गिरिराज सिंह ने इस एक तस्वीर से सिर्फ नीतीश कुमार को नहीं ठोका, सुशील कुमार मोदी को भी ठोका। और आप उसके अलावा जिसको चाहे आप उसको समझ लीजिए, फोटो में तो और भी लोग हैं, रामविलास पासवान भी हैं, जीतन राम मांझी भी हैं, जिनको आप समझना समझ जाएं। लेकिन गिरिराज सिंह का जो मकसद रहा होगा राजनीतिक, अगर कोई कारण होगा, फोटो के सिलेक्शन के पीछे कोई वजह होगी ना। नीतीश कुमार ने पिछले 2 दिन में 3-4 इफ्तार पार्टियां अटेंड की। अगर नीतीश को ही कोसना होता तो कोई और भी फोटो उठा लेते, जीतन राम मांझी वाली फोटो उठा लेते, सुशील मोदी वाली फोटो उठाने की वजह कोई तो राजनीतिक वजह होगी। राजनेता कोई ऐसे ही काम तो करता नहीं और गिरिराज सिंह बिल्कुल ऐसा काम नहीं करते। भले वो कितने भी भड़काऊ बयान दें और कितने भी बड़बोले बयान दें, वो चाहे लोगों को पाकिस्तान भेज दें, चाहे वो ये कहें कि अपने ही पार्टी के नेता पर कैसे अटैक करेंगे, चाहे वो ये कह दें कि हिंदुओं का सब्र टूटेगा तो अनर्थ हो जाएगा, लेकिन गिरिराज सिंह ने जो भी किया होगा सोच समझ किया होगा। और इसीलिए बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने उनको फ़ोन पे, ऐसी खबरें आ रही हैं मीडिया चैनलों पे कि फ़ोन पे उनको कहा है कि इस तरह के फालतू बयान ना दें, इस तरह के बयान देंगे तो आपके खिलाफ एक्शन होगा। लेकिन आप ये इसको दूसरी तरह से आप देखिए, गिरिराज सिंह के एंगल से सोचिए, गिरिराज सिंह की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के एंगल से देखिए कि गिरिराज सिंह इस इफ्तार और नवरात्र के फलाहार के विवाद में ईद से पहले कूद के एक ऐसे फोटो के साथ जिसमें नीतीश कुमार के साथ साथ नीतीश के तो पहले से विरोधी रहे, भले उनकी सरकार में मंत्री रहे। हाँ, सुशील मोदी वाला मेन फोटो है। अब
नीतीश कुमार के तो वो सरकार में मंत्री रहते हुए विरोधी थे, अपने ही चीफ मिनिस्टर के खिलाफ वो बोलते रहते थे। जब उनके सरकार में वो सहकारिता मंत्री थे, फिर बाद में पशुपालन और मत्स्य मंत्री भी बने। अब मोदी की सरकार में भी वो केंद्र में पशुपालन और मत्स्य मंत्री हैं। सुशील मोदी भी पार्टी के अंदर जो पार्टी चलती है ना, पार्टी के अंदर जो ग्रुपिंग चलती है, गुटबाजी चलती है, उसमें सुशील मोदी कैंप में वो नहीं है। वो कभी सुशील मोदी के करीबी नहीं हुए। तो सुशील मोदी ने जब उनको 2014 में नवादा लड़ाने के लिए भेजा था, लड़ने के लिए जब उनको नवादा भेजा गया लोकसभा, तो तब भी ये लोगों ने कहा कि उनको हराने के लिए, वहाँ हारने के लिए भेजा गया है। इस बार जब 2019 के लोकसभा चुनाव में उनको बेगूसराय भेज दिया गया, जहाँ जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार लड़ रहे थे, तो भी यही माना गया कि उनको नवादा से निकाल के इस बार बेगूसराय हारने के लिए भेजा गया है। और गिरिराज सिंह वहाँ जाना नहीं चाहते थे। 3 दिन तक वो अब खुल के बोले भी थे नित्यानंद राय, भूपेंद्र यादव के खिलाफ की जानबूझ करके हमसे पूछा तक नहीं गया। हाँ, तो वो ये बेगूसराय उनके मन में भी नहीं था। उनको कुछ तो रहा होगा 3-5 मन में कि बेगूसराय में क्या फंसा दिया, कहाँ फंसा दिया। एक सीएफ सीट से लड़ लेते नवादा में। और अध्यक्ष अमित शाह से मिलने के बाद वहाँ वो गए थे, अदरवाइज आपको याद होगा कुछ दिन तक घर पे बैठे रहे थे। तो इसीलिए अब जब वो केंद्र में मंत्री बन चुके हैं, और केंद्र में बिहार के इकलौते मंत्री हैं जिनका प्रमोशन हुआ है। कुछ मंत्रियों का तो पत्ता कट गया। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह का पत्ता साफ हो गया। तो ये बताइए क्या ये भी भी स्ट्रेटजी तो होती है पार्टियों की, कांग्रेस की भी स्ट्रेटजी रहती है, बीजेपी की भी रहती है कि बयान देते हैं, बयान देने के बाद उनको डांट दिया जाता है, फिर वो वैसा ही बयान देते हैं, पता चला कि महीना 2 महीने बाद फिर बयान आता है। मतलब वो पार्टी की स्ट्रेटजी का ही तो पार्ट होता है, अदरवाइज एक्शन क्यों नहीं होता है? अब बताइए, एक्शन होना होता तो साध्वी निरंजन ज्योति क्या दोबारा मंत्री बनती? साध्वी निरंजन ज्योति को पिछले 5 साल में सरकार के किसी काम की वजह से याद किया जाता है, उनके बयान की वजह से याद किया जाता है। तो जिस आदमी की जो उपलब्धि है उसको उसकी उपलब्धि के नज़रिए से देखना चाहिए। नितिन गडकरी काम की वजह से जाने जाते हैं। मनोज सिन्हा ने काम किया, इसके बावजूद हार गए, बताइए, गाजीपुर में। और इसीलिए इस मोदी सरकार में भूमिहार एकमात्र मंत्री हैं गिरिराज सिंह। मनोज सिन्हा अगर जीते होते और वो मंत्री बने तो 2 मंत्री होते, तब हो सकता है गिरिराज सिंह इस बार कैबिनेट में नहीं आते। मनोज सिन्हा कैबिनेट में होते और गिरिराज सिंह फिर स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज वगैरह में होते। लेकिन अगर गिरिराज सिंह को पार्टी ने, चाहे वो कन्हैया को हराने के लिए, चाहे चुनाव में माहौल बनाने के लिए, चाहे वहाँ भी अभी बेगूसराय में भी जब लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने कहा था कि भाई हम तो मरते हैं तो हमारे बाप दादा को ज़मीन नहीं चाहिए, हम तो गंगा के किनारे जाके जला के चले आते हैं, इनको मरने के बाद भी 3 गज ज़मीन चाहिए। तो जो ध्रुवीकरण की राजनीति है उसके तो एक्सपर्ट हैं गिरिराज सिंह। और बिहार में अगर एनडीए से नीतीश कुमार अलग होते हैं तो 2020 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को ध्रुवीकरण की बहुत सख्त जरूरत पड़ने वाली है। और उसमें गिरिराज सिंह की जरूरत पड़ेगी। उसमें क्या होगा कि मुसलमान, यादव, ओबीसी में कुछ लोग, अब देखिए यूपी के चुनाव ने और बिहार के चुनाव ने ये तो स्पष्ट कर दिया कि जातिवादी तो अब काम नहीं कर रही है। लेकिन जातिवादी काम नहीं कर रही है कहना भी गलत है। मोदी जी की जीत हुई है, अच्छी बात है, मोदी जी को स्पष्ट जीत मिली है सब जगह से, सभी जाति धर्म के लोगों ने उनको वोट दिया है। लेकिन जातियां अगर काम नहीं करते तो आरजेडी को जो ही वोट मिला, भले उनकी सीट ना बन पाई, वोट तो आया ही है ना, तो वोट किसने दिया? नहीं, हालांकि एक फैक्टर इसमें ये भी काम कर रहा है कि लोकसभा के लिए पीएम मोदी को और विधानसभा चुनाव में ये रिजल्ट नहीं रहने वाला है कि कोई ज़रूरी नहीं है। वो जब पीएम मोदी चमके हुए थे, जब उनके अश्वमेध का घोड़ा छूटा था तब भी दिल्ली में रुका था, बिहार में रुका था। अलग अलग समीकरण काम करते हैं, विधानसभा चुनाव में अलग समीकरण काम करता है। बीजेपी भी इस बात को बखूबी समझती है। लेकिन 2020 के चुनाव में अगर इनके पास सेकुलर चेहरा नहीं है, नीतीश नहीं है, तो इनको सेकुलर वोट की कोई मजबूरी भी नहीं है। देखिए, नीतीश के साथ आप हैं तो आपको थोड़ा बैलेंसिंग मोड में भाषण करना है। अब बीजेपी के नेताओं को भी मालूम है बिहार की रैलियों में कि हमको इतना ही बोलना है कि नीतीश बुरा ना मान जाए, क्योंकि मुसलमानों को भी थोड़ा, ठीक है हमारी सीट पे हमको मुसलमान हो सकता है बीजेपी वाली सीट पे ना दे, लेकिन जेडीयू की सीटों पे तो हो सकता है मुसलमान। एक और बात आ रही है रितेश जी कि अब की बार बीजेपी चूंकि सेकंड टर्म आई है और अमित शाह गृह मंत्री बने हैं, तो धारा 35A से लेकर के 370 राम मंदिर, वो सारे विवादास्पद इशू पे वो कोई डिसीजन ले सकती है। कितना ले पाती है वो अलग की बात है, और उससे नीतीश कुमार की दिक्कत बढ़ने वाली है। और शायद नीतीश कुमार ये भांप रहे हैं, इस वजह से ये सब शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि उनको विपक्ष में ज़्यादा संभावना नज़र आ रही है। कहते हैं कि स्वर्ग में नौकर बनने से अच्छा है कि नरक में राजा रहे। हाँ, राजा रहे। तो विपक्ष में अभी बहुत सारे नेता धराशायी हो गए हैं, तो उनको लग रहा है कि वहाँ तो कोई नेता, चांसेस ज़्यादा है, गुंजाइश बढ़ गई है। और यहाँ नेता बहुत हो गए हैं, एनडीए में तो बहुत नेता हो गए हैं ना। अब देश की तो लगभग सब पार्टियाँ एनडीए में आ चुकी हैं जिनके पास सीट बीट हैं।
तो नीतीश को वहाँ संभावना ज़्यादा लग रही है। ये पॉलिटिकल कैरियर का मसला है। तो मतलब इन लोगों का मामला जो रहने वाला है एक सीएम इन वेटिंग और एक सीएम इन मेकिंग जो है। हाँ, मुझे लगता है, मुझे ये ऐसा लगता है। और गिरिराज सिंह के हाव भाव से, उनके बयानों से आप देखिए कि ये अपने आप को, वो ठीक है पार्टी के मन में हो सकता है ना हो, लेकिन वो अपने को तैयार कर रहे हैं। पार्टी के मन में हो सकता है ये ना हो, पार्टी ने उनको ऐसा कोई इशारा भी नहीं किया हो कि आपको हम ग्रूम कर रहे हैं, लेकिन उनको ये तो पता है कि अगर नीतीश अलग हुए तो भाजपा की ही सरकार बनेगी। फिर अगर हमारी सरकार बनी तो भाजपा की सरकार बनेगी। केंद्र में तो मैं मंत्री बन ही चुका, अब तो अगर बिहार में भाजपा की सरकार बनी तो चीफ मिनिस्टर बनेगा कोई भाजपा का नेता। तो सुशील मोदी बन जाएं और वो नहीं बनेंगे तो फिर कौन बनेगा? तो फिर तो किसी की खोज होगी। अब वो गिरिराज सिंह बने, वो नित्यानंद राय बने, वो रविशंकर प्रसाद बने, वो अश्विनी चौबे बने, शाहनवाज हुसैन बने, जिनको बनना है बने। लेकिन बिहार में अगर भाजपा की सरकार बनेगी तो कोई भाजपा का नेता चीफ मिनिस्टर बनेगा। तो उस हिसाब से आप अगर देखेंगे तो गिरिराज सिंह इस समय बीजेपी बिहार से जो राष्ट्रीय राजनीति में चेहरे दिखते हैं उसमें सुशील मोदी के बाद आप रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, इन तीन को आप देख सकते हैं कि ये आसपास में चल रहे हैं। और नित्यानंद राय 2015 में एस्पायर कर रहे थे कि सीएम बन सकते हैं वो। हालांकि सुशील मोदी, बिहार में कोई भी सीएम बने अगर सुशील मोदी नहीं है तो उसको सुशील मोदी को क्रॉस करके बनना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या होता है। बहरहाल गिरिराज सिंह जो है सीएम इन मेकिंग हैं और सुशील कुमार मोदी सीएम इन वेटिंग हैं। और भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो महत्वाकांक्षा पाले बैठे हैं, जैसे शाहनवाज हुसैन के बारे में कहा जाता है वो चुनाव हार गए, उसके बाद जो है उनके ग्रह नक्षत्र कुछ इस तरह से हुए कि वो सांसद भी नहीं बन पाए, न राज्यसभा जा पाए, न मंत्री बन पाए, लेकिन किसी ज़माने में वो भी महत्वाकांक्षा पाले बैठे थे। और बहुत सारे ऐसे बिहार से नेता हो सकते हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी इसमें होगा हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।